आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जंगल बचाओ आंदोलन की। एक बहुत ही ज्यादा की मूवमेंट था ये दोस्तों, जिसने आदिवासियों को बहुत सारे राइट्स दे दिए, क्योंकि भैया पहले उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। घोर अन्याय होता था। सरकार जब चाहती थी जंगलों को काटना शुरू कर देती थी, और इसी की वजह से यह मूवमेंट लॉन्च किया गया झारखंड के सिंह भूमि। हालांकि उस समय झारखंड बिहार का पार्ट था। 1978 में दोस्तों फुल फ्लेजेड प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था। 1982 से ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, मतलब बहुत लोग जुड़े थे, और तब से ये चला आ रहा है। और विक्ट्री, अगर इस मूवमेंट की जीत की बात करें तो दोस्तों 2006 में जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, जिसने आदिवासियों को सारे राइट्स दे दिए, जंगल बचाओ आंदोलन, उसने इस आंदोलन ने एक की रोल प्ले किया। तो ये चीज थी। सरकार जितनी भी ताकतवर हो भैया, लेकिन जनता के सामने अल्टीमेटली झुकी जाती है। पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। फायरिंग तक हो गई थी, यहां पे प्रोटेस्टर्स पे गोलियां चला दी गई थी और लोगों की जानें तक गई थी। ये होता है भैया जज्बा, डेडिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर अंडरस्कोर रिकनेक्ट फेसबुक पेज, सिद्धांत अग्निहोत्री फेसबुक प्रोफाइल, दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ लीजिए, सवाल भी पूछिए। साथियों, बताना चाहता हूं कि लेक्चर की पीडीएफ हिंदी में अवेलेबल है। आप स्टडी आईक्यू के ब्लॉग्स को विजिट करिए, मैं भी शेयर करता रहता हूं। और वहां पे सारे जो फैकल्टीज जो हैं लेक्चर्स लेती हैं, सबकी हिंदी में पीडीएफ अवेलेबल है। आप डाउनलोड करके मतलब डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस, टैबलेट, एंड्रॉयड कोर्सेस सारे एग्जाम्स के लिए आते हैं। हमने सारे एग्जाम्स को कवर किया। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आराम से घर बैठ के नोट्स बनाइए, अपनी ड्रीम जॉब निकालिए, और हमको धन्यवाद देना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अगर भारत के मेजर मूवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले था बिश्नोई मूवमेंट, जिसको भारत का पहला इकोलॉजी मूवमेंट बोल सकते हैं। और बिश्नोई मूवमेंट को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ये 7 मूवमेंट तो आपको पता होने ही चाहिए। महाराजा ऑफ जोधपुर ने बोल दिया था कि हम नया महल बना रहे हैं, बगल के जंगल से पेड़ काट के ले आओ, जिससे हम लकड़ियां बनाएंगे और जिससे हम फर्नीचर्स बनाएंगे, अच्छे खूब बढ़िया बढ़िया तख्ते बनाएंगे। तो वहां पे जब लोगों को पता चला, बिश्नोई समाज को पता चला, बिश्नोई समाज भैया जिनका मेन मोटिव ही इन्वायरमेंट को बचाना रहता है, तो बिश्नोई समाज पेड़ों से चिपक गए। और यहां पे 363 बिश्नोई ने अपनी जान गंवा दी थी पेड़ों को बचाने के लिए, खेजरी ट्रीज को बचाने के लिए। चिपको मूवमेंट एग्जैक्टली ऐसा ही था। जब सरकार ने बोल दिया था कि नहीं नहीं हम पेड़ों को काटेंगे, और वहां पे लोग पेड़ों से चिपक गए थे। उत्तराखंड में गोपेश्वर से ही शुरू हुआ था। तो दोस्तों, चिपको मूवमेंट भी मैंने पूरा का पूरा कवर किया है। 1973 और 1730 डेट भी दी गई है। उसके बाद साइलेंट वैली मैंने पिछले ही हफ्ते कवर किया। बिश्नोई मूवमेंट भी मैंने कवर किया पिछले ही हफ्ते। साइलेंट वैली में दोस्तों क्या था कि जब केरल की सरकार ने बोल दिया था कि हम तो डैम बनाएंगे, साइलेंट वैली जो खूबसूरत नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, और यहां पे डैम बनाएंगे, यहां पे डैम बना के हम बिजली निकालेंगे। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भैया पूरी वैली डूब जाएगी, साइलेंट वैली साइलेंट हो जाएगी। और यहां पे दोस्तों बंदर मिलते हैं। कौन से बंदर? मकाऊ बंदर, लायन टेल्ड मंकी यहां पे मिलते हैं। तो मंकी वर्सेस ह्यूमन की बहस भी शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस पर स्टे लगाया गया कि कोई डैम वैम नहीं बनेगा। उसके बाद दोस्तों जंगल बचाओ आंदोलन में अभी कवर कर रहा हूं। एपिको मूवमेंट में बहुत जल्दी कवर कर दूंगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी मैं कवर कर चुका हूं दोस्तों। बहुत सारे डैम्स बनाने की नर्मदा नदी पे ये पूरी योजना थी सरकार की, और पूरा रुख मोड़ देती है नदी का, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देती, नदी को ही बर्बाद करने की पूरी योजना बना दी थी। लेकिन उसके बाद काफी इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस मैंने किया है, आप देख लीजिएगा। और टिहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इसमें मैं बना दूंगा। तो 2 बचे हुए हैं, एपिको मूवमेंट और टिहरी डैम। बहुत ही जल्द मैं इस पे लेक्चर बना दूंगा। और ये 7 मूवमेंट आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इकोलॉजिकल मूवमेंट भारत के। अब दोस्तों मैप देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं जंगल बचाओ आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। सबसे पहले तो माफी मांगना चाहूंगा दोस्तों, ये मैप थोड़ा सा पुराना है, यहां पे आपको तेलंगाना नहीं दिखेगा, पुराना मैप है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।
फिलहाल हमको तेलंगाना में जाना भी नहीं है, हमको रहना है झारखंड में। दोस्तों चलिए झारखंड के बारे में ही थोड़ा बता देता हूं। ये जो मूवमेंट है ये झारखंड से शुरू हुआ था, लेकिन पहले ये पूरा बिहार झारखंड एक ही होता था, ये पूरा एरिया बिहार कहलाता था। और बाद में 15 नवंबर 2000 को झारखंड स्टेट बनाया गया, झारखंड अलग कर दिया गया बिहार से। दोस्तों ऐसा होता है कि जब बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है तो जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं, जैसे झारखंड में मेन ट्राइबल है, यहां पे मेजॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, तो यहां पे आदिवासी बहुत ज्यादा है, तो उनको तो पूरा नजरअंदाज किया जाता है, उनके राइट्स को बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है। दोस्तों आदिवासी सीधे साधे होते हैं, इनोसेंट से होते हैं, उनको ज्यादा पता नहीं होता है, वो तो जंगलों को ही भगवान मानते हैं, पूरा जीवन जंगलों से पे उनका डिपेंड रहता है, वहां से खाना लेते हैं, पानी लेते हैं, हवा लेते हैं। और यहां पे जो कुछ सरकारी लोग होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, उल्लू बनाते हैं इनको, और चुपके से इनके पेड़ों को, इनके जंगल को इनसे छीनना शुरू कर देते हैं। इसी की ही वजह से यह मूवमेंट लॉन्च किया गया था। दोस्तों झारखंड की बात करें, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 40% जो मिनरल्स हैं, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो झारखंड में है। झारखंड में बॉक्साइट मिलता है, कॉपर मिलता है, माइका मिलता है, आयरन मिलता है, ग्रेफाइट मिलता है, यूरेनियम तक मिलता है। भैया अगर पूरी तरीके से यहां पे एक्सकवेशन और एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाए तो भारत की इकोनॉमी कहां पहुंच जाएगी। लेकिन आपको पता है झारखंड को रिसोर्स कर्स एरिया बोलते हैं। गरीबी के कारण, बहुत ज्यादा गरीबी है दोस्तों, झारखंड में बहुत गरीबी है, और झारखंड पूरी नक्सल बेल्ट का पार्ट है, ठीक है। यहां नक्सलवादी जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीबी है, यहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नहीं, इसलिए हम इन मिनरल रिसोर्सेस को निकाल ही नहीं सकते। इसीलिए बोला जाता है भैया मिनरल्स तो बहुत है लेकिन श्रापित है ये एरिया, इसको रिसोर्स कर्स बोला जाता है। मिनरल्स होने के बावजूद हम उसको नहीं निकाल सकते बहुत सारे कारणों की वजह से। तो ये चीज है, 20% जो यहां पे बच्चे हैं मैल नरिश्ड हैं, पूरा डेवलपमेंट ही उनका नहीं हो पाता है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो दोस्तों यहां पे रूरल है, गांव में रहती है, अर्बनाइजेशन कम है। झारखंड की कैपिटल है रांची। चलिए भैया कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है और झारखंड के गवर्नर कौन है, तुरंत बताइए। तो ये चीज है, तो झारखंड यहां पे मेन आदिवासी पॉपुलेशन है, आदिवासी रहते हैं, 32 ट्राइब्स हैं यहां पे, ठीक है, जो 32 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं। और दोस्तों सारी ट्राइब्स ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। 75% लोग जंगलों पे डिपेंड है, और सरकार ने यह बोल दिया था कि अब इन जंगलों को काटना हम शुरू करेंगे। यहां पे सिंह भूमि डिस्ट्रिक्ट बिहार से यह स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सिंह भूमि डिस्ट्रिक्ट बिहार से। अब दोस्तों ऐसा है कि सरकार का ये डिसीजन था कि यहां पे जो साल ट्री हैं उनको हम रिप्लेस करेंगे टीक से। कमर्शियल टीक प्लांटेशन है। कमर्शियली टीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टीक से फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। लकड़ी जो होती है बहुत ही ठोस होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, एक उम्दा क्वालिटी की लकड़ी होती है भैया, वो सरकार के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ना। कमर्शियली इन पेड़ों की लकड़ियों को यूज करके काफी कुछ बनाया जा सकता है, तो यहां पे ये सरकार का मत था। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, ऐसा है ना कि भारत में 2 ऐसे एक्ट थे जिसने आदिवासियों की कमर तोड़ दी थी, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आदिवासी भैया वो जाए तो जाए कहां, उनका सब कुछ यही जंगल है, जंगलों के बिना वो रह ही नहीं सकते, इनोसेंट से होते हैं और कोई भी उनको आसानी से बेवकूफ बना लेता है। तो ऐसा था कि 2 एक्ट, सबसे पहले इंडिया फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1927 में आया था, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आया था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें बहुत सारी चीजें बाद में जुड़ी भी, फिलहाल अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। 1927 का जो एक्ट था जो कि आजादी से पहले आया था, उसमें यह था कि सरकार जो है वो किसी भी एरिया को अपने अंडर कर सकती है, रिजर्व कर सकती है। आदिवासियों की बिल्कुल अनदेखी की गई, कोई आदिवासी कुछ नहीं। अगर हमको लगेगा कि वो एरिया से हमको फायदा हो रहा है, हम पेड़ काटना चालू कर देंगे, हम उसको रिजर्व कर लेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये था कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी फॉरेस्ट एरिया को वाइल्ड लाइफ, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क घोषित कर सकते हैं। आदिवासी कहां है, कहीं भी नहीं, इनके राइट्स छीने जाने लगे। यहां पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स आते थे, खूब गालियां देते थे, इनको एक्सप्लॉइट करते थे,
और कुछ भी नहीं सुनते थे। अगर पेड़ों को काटना होता था तो काट के ले जाते थे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड पार्टी ने इसको ऑर्गेनाइज किया, और वहां के लीडर्स ने जब देखा कि सरकार की कुछ ऐसी मंशा है तो लोगों को इकट्ठा किया और आंदोलन चालू कर दिया, जिसको बोला गया जंगल बचाओ आंदोलन। लेकिन दोस्तों इनडायरेक्टली ये फोकस कर रहा था कि वहां की जो आदिवासी जनता थी, ठीक है, जो आदिवासियों को ये मेनली फोकस कर रहा था। और ये 1978 से शुरू हुआ। अब दोस्तों जब ये शुरू हुआ और प्रोटेस्ट होना शुरू हुए तो पुलिस ने कई गांव में गोलियां चला दी। चालू फायरिंग्स में तो 18 लोगों की जान तक चली गई थी। कुछ नहीं सुनती थी, और उस समय तो रिपोर्टिंग भी नहीं होती थी। अगर इस तरह का कोई कांड होता था तो पता भी नहीं चलता था, रिपोर्टिंग ज्यादा होती नहीं थी। तो इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आई थी। जंगल को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान तक दे दी। इससे बेहतरीन एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। मतलब बहुत दुखद घटना है, लेकिन आप जज्बा देखिए, डिटर्मिनेशन देखिए, और फिर तो झुकी जाएगी। अब यहां पे लोग जो है वो सरकार से लड़ रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि सरकार के पास तो पूरी ताकत होती है, वो तो सब कुछ अप्लाई करेगी, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके लोगों को सप्रेस करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अपने राइट्स के लिए लड़ते रहते हैं। 1983 में ये फुल फ्लेजेडली लॉन्च किया जाता है, और उसके बाद देखिए, पहली बात तो जो ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है आदिवासियों का, जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, उनकी यही डिमांड होती है कि भैया पहली बात तो स्टेट को अलग कर दो, झारखंड को अलग कर दो, और दूसरी चीज हमको राइट्स दो। तो बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, और फाइनली 2006 में एक जीत हासिल होती है, बहुत बड़ी जीत हासिल होती है, जब मनमोहन सरकार ये मान लेती है कि इतने सालों से आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, इनको कोई राइट्स नहीं है, सरकार के पास अथॉरिटी है, और सरकार इनके जंगलों को, क्योंकि भैया नेचुरली अट्रैक्टेड हैं, जो आदिवासी होती है वो जंगलों में ही रहते हैं, ठीक है, और इनके घरों को छीना जा रहा है। तब 2006 में ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लेके आया गया, जिसको एसटी और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी बोला जाता है। इसमें अगर इसको समअप करें, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं, अगर इसको समअप करें तो यही बोला जाता है कि हम आदिवासियों को पूरी ओनरशिप दे रहे हैं, उनसे पूछे बिना उनके लैंड को कोई ऑक्यूपाई नहीं करेगा, कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑक्यूपाई नहीं करेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पहले ऐसा होता था दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो था, ठीक है, जो प्रोविजन तो उसमें ये होता था कि फॉरेस्ट ऑफिसर आता था, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिसर देखता था कि कितना एरिया जो है छीना जा रहा है, और उसके बदले वो कॉम्पनसेशन देता था, उनको पैसे देता था, ठीक है, या जो भी घर बना रहा है जो भी देता था, ठीक है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि कॉम्पनसेशन तो भूल जाइए, इनको खदेड़ के बाहर निकाला गया आदिवासियों को। तो इस तरह के कुछ वायलेशंस होने लगे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। फॉरेस्ट का कोई सेटलमेंट हुआ ही नहीं था, ये चीज थी। और बाद में 2006 में जब फॉरेस्ट एक्ट आया तो इसने सब कुछ बैलेंस कर दिया, और मनमोहन सिंह को, जिनको बहुत ज्यादा भर भर के गालियां मिली थी, ठीक है, उन्होंने इसको इनिशिएट किया था। बहुत सालों से चला आ रहा था यकीनन, लेकिन इनिशिएट उन्होंने किया था। तो दोस्तों ऐसा है कि उसके बाद फिर सबसे पहले आता है टाइटल राइट्स, ठीक है, कि आप ओन कर सकते हैं, ठीक है, 4 हेक्टेयर तक आप ओन कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉरेस्ट को यूज कर सकते हैं, ये सब आदिवासियों के लिए है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें लिमिटेशंस भी है, ठीक है। उसके बाद फिर है कि अगर मान लीजिए कि हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, हम मान लीजिए डेवलप करने के लिए अगर कुछ पेड़ों को काटा भी जा रहा है, तो आपके राइट्स को पूरी तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा, आपको प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, और जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो आपको दी जाएगी। और उसके बाद हम इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई, ये हथियार हो गया आदिवासियों के पास। पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था। अब दोस्तों अगर जंगल बचाओ आंदोलन की बात करें, ठीक है, ये बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गई, और झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, ये दोस्तों उड़ीसा में भी बाद में स्प्रेड हुआ, बिहार में भी स्प्रेड हुआ, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट था, और इसका फुल फॉर्म है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। ये पूरी की पूरी कम्युनिटी बन गई है, और अब ये ग्रुप्स के साथ मिलके काम करती है। और दोस्तों 4 टायर कम्युनिटी है ये, जो फॉरेस्ट
को बचाने के लिए काम करती है, जंगलों को बचाने के लिए काम करती है। ठीक है, सबसे पहला जो इनका विंग है, इनका पहला डिवीजन है ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल, ग्राम सभा। गांव को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ, अगर कहीं पे अवैध काम चल भी रहा है तो उसको रोको। ठीक है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में संपर्क करके जो भी लीगल एक्शन हो सकता है वो हम लेंगे। उसके बाद दोस्तों फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी, दोस्तों ये एफपीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो कम्युनिटी है, इसमें 20 मेंबर हैं, 10 मेल और 10 फीमेल। ये वो कम्युनिटी है जो देखती है कि भैया कहीं पे जंगलों की कटाई शुरू तो नहीं हो गई। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 400 से ज्यादा ऐसी कमेटियां बनी हुई है और ये हर जिले में झारखंड में स्प्रेड है। ठीक है, तो इतना ज्यादा 1978 में शुरू हुआ ये जंगल बचाओ आंदोलन, इतने चरम पे आ गया है। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि जब भी इस तरीके के आंदोलन होते हैं, सबसे बड़ी बात होती है औरतों का भाग लेना। वुमेन्स जो है बढ़ चढ़ के इनमें हिस्सा लेती है ना। वो कहते हैं ना कि धरती मेरी मां है, तो धरती फीमेल है, अर्थ फीमेल है, इसीलिए जो वुमेन्स है उनका तो नेचुरली लगाव है अर्थ से। तो यहां पे वुमेन कोऑपरेटिव्स भी बनाया गया है कि गांव की महिलाओं को लेके आओ, उनको अवेयर करो और फिर देखो कि फॉरेस्ट को किस तरीके से गवर्न करता है, उनको गवर्न करना है, प्रोटेक्ट करना है। और यूथ को लेके आओ, बाल अखाड़ा जिसको बोला जाता है। ठीक है, बाल अखाड़ा, यूथ को लेके आओ, 5 साल से 18 साल तक बच्चे, उनको लेके आओ, क्योंकि कहीं कहीं पे बच्चे आसानी से जा सकते हैं, तो उनको लेके आओ, बच्चों को इंक्लूड करो। तो ये 4 इनकी मतलब 4 डिविजन्स है जो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन है। अब दोस्तों ये किस तरीके से काम करती है? सबसे पहला कंसेप्चुअल स्टेट, आई एम रियली सॉरी यहां पे सी मिसिंग है। स्ट्रैटेजीज बनाओ, क्या क्या मेथड्स होने चाहिए, कंसेप्ट बनाओ कि किस तरीके से फॉरेस्ट को प्रिजर्व करे, फॉरेस्ट को गवर्न करे। उसके बाद कम्युनिटीज बनाओ, एफपीसी अभी बताई थी ना, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कम्युनिटीज 400 से ज्यादा हो गई हैं, बहुत ज्यादा कम्युनिटीज दोस्तों बन गई हैं। हम तो चाहेंगे कि भैया ये पूरे देश में इस तरीके की कम्युनिटीज जो हैं वो बन जाए दोस्तों। औरतों का आना, बच्चों का आना, उनको अवेयर करना कि देखो नेचर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। कानून की भी यहां पे शिक्षा दी जाती है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या लीगल राइट्स है, तो ये भी करती है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। उसके बाद ट्रेनिंग की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको बताया जाता है कानून के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, स्ट्रैटेजी मेथड्स बताए जाते हैं दोस्तों। लैंड राइट्स के बारे में बताया जाता है कि आपके पास क्या क्या आपके भूमि के अधिकार है, कि अगर आपकी भूमि को कोई छीन रहा है तो क्या क्या आपके पास अधिकार है। लोगों को अवेयर किया जाता है दोस्तों। उसके बाद फॉरेस्ट को किस तरीके से कंजर्व किया जाए, बायोडायवर्सिटी को कैसे बचाया जाए, यह बताया जाता है दोस्तों। और अगर क्लाइमेट खराब हो जाए तो उस केस में क्या आप करें, तो यह भी बताया जाता है। इन केस पूरा का पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो जंगल बचाओ आंदोलन चालू किए हुए, और अब तो काफी एनजीओस का सपोर्ट है, सरकार का भी सपोर्ट है, और हम तो ऐसे आंदोलन को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सल्यूट करते हैं। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। जरूर शेयर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।